हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम बात कर रहे थे आपसे राठौड़ राजवंश के बारे में, और राठौड़ राजवंश में हमने जोधपुर के राठौड़ों के बारे में कंप्लीटली आपसे बात कर ली थी। नेक्स्ट मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बीकानेर के राठौड़। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं आपसे बीकानेर के राठौड़। देखो, मैंने जोधपुर के राठौड़ राजवंश में आपसे बात की थी। जोधपुर में एक शासक हुए थे राव जोधा। राव जोधा जो हैं, इनके पुत्रों के बारे में मैंने आपसे बात की थी। राव जोधा के एक पुत्र हुए थे राव सातल देव। कौन हुए थे? राव सातल देव। उसके बाद एक पुत्र हमने आपसे बात की थी, वो था राव सूजा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, एक और पुत्र थे राव दूधा, और फिर एक और पुत्र के बारे में बात की थी, वो थे राव बीका। ठीक है, देखो, राव सातल देव, राव सूजा, राव दूधा, इनके बारे में जनरली देखो, राव सूजा के वंशजों ने कहाँ मारवाड़ रियासत पर क्या किया? शासन किया, जोधपुर रियासत पर शासन किया। ठीक है, राव दूधा जो है, इसके वंशजों ने मेड़ता पर शासन किया। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास बेसिकली इनका नहीं रहा। जहां जहां शासक आए, जैसे अमर सिंह राठौड़ आए मेड़ता के शासक, वहां वहां मैंने आपसे बात भी की है। नेक्स्ट में बात कर रहा हूं राव जोधा के पुत्र राव बीका। बेसिकली राव जोधा जो हैं, राव जोधा के पुत्र राव बीका जो हैं, ये 1465 ईस्वी में बीका से शुरुआत करता हूं। कहां से शुरुआत करता हूं? राव बीका से ही शुरुआत होती है। कहां के राठौड़ों की? बीकानेर के राठौड़। तो देखो, बीकानेर के राठौड़ों की शुरुआत कहां से होती है? मैं सबसे पहले हेडिंग डाल रहा हूं, राव बीका। राव बीका। शासनकाल 1465 से 1504। ठीक है, देखो, राव बीका सबसे पहली लाइन में कहूं तो राव बीका जोधपुर के शासक राव जोधा के पुत्र थे। राव जोधा के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि शासक बनना चाहते थे, लेकिन राव जोधा ने अपने दूसरे पुत्र राव सातल देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ऐसी परिस्थिति में नाराज हुए, और नाराज होकर के वर्तमान जांगल देश वाले, बीकानेर नहीं था उस समय, ठीक है, वर्तमान जांगल देश वाले भूभाग पर इन्होंने अपना राठौड़ राजवंश स्थापित किया। हम कहें कि वर्तमान जांगल देश वाले भूभाग पर इन्होंने शासन की क्या की? शुरुआत की। तो हम ये कह सकते हैं, इन्होंने मतलब राव बीका ने, इन्होंने 1465 ईस्वी में अपने पिता राव जोधा से नाराज होकर जांगल देश में राठौड़ राजवंश की स्थापना की। जांगल देश में वर्तमान बीकानेर, उत्तरी नागौर और उत्तरी जोधपुर, ये जो भूभाग है बेसिकली जांगल देश के नाम से जाना जाता था। जांगल देश में राठौड़ राजवंश की स्थापना की। तो मैंने कहा कि अपने पिता से नाराज हुए, और अपने पिता से नाराज, राव जोधा से नाराज होकर के इन्होंने 1465 ईस्वी में जांगल देश में राठौड़ राजवंश की क्या की? स्थापना की। और कोडम देशर को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया। कोडम देशर को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया। ठीक है भाई, क्लियर। आगे चलकर क्या हुआ? 1488 ईस्वी में राव बीका ने 1488 ईस्वी में राव बीका ने वैशाख शुक्ल थर्ड बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है राजस्थान की कल्चर में देखा जाए तो। ठीक है, अक्षय तृतीया, आखा तीज जिसको बोलते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह इसी तिथि को संपन्न होते हैं।
वैशाख शुक्ल थर्ड को करणी माता के आशीर्वाद से, कौन सी माता? करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर नगर की स्थापना की, नगर की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी बनाया, इसे अपनी राजधानी बनाया। तो देखो अब तक राजधानी क्या थी? कोडमदेसर थी, लेकिन 1488 ईस्वी में हम कह रहे हैं कि राव बीका ने क्या किया? करणी माता के आशीर्वाद से वैशाख शुक्ल थर्ड अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर नगर की क्या की? स्थापना की और इसे अपनी क्या बना लिया? राजधानी बना लिया। साथ में देखो एक और महत्वपूर्ण बात, बीकानेर नगर के साथ साथ बीकानेर दुर्ग, इसी को बोलते हैं जूनागढ़ दुर्ग। क्या बोलते हैं? जूनागढ़ दुर्ग की नींव रखी। क्या रखी? नींव रखी। तो नींव रखी गई जूनागढ़ दुर्ग की और बीकानेर नगर को क्या किया गया? बसाया गया। ठीक है, और बीकानेर को अपनी राजधानी भी बनाया गया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं बीकानेर के राठौर राजवंश की शुरुआत जो है कहां से हुई? राव बीका से हुई। राव बीका किनके पुत्र थे? राव जोधा के पुत्र थे। 1465 ईस्वी में राव जोधा से नाराज हुए और नाराज होकर के इन्होंने क्या किया? जांगल देश में जाकर के राठौर राजवंश की क्या कर डाली? स्थापना कर डाली और कोडमदेसर को अपनी प्रारंभिक राजधानी बना लिया गया। ठीक है, आगे चलकर मैं बात कर रहा हूं 1488 ईस्वी में राव बीका ने वैशाख शुक्ल थर्ड आखा तीज, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है कल्चरल दृष्टिकोण से। जब हम त्योहार पढ़ते हैं अक्सर पेपर में पूछी जाती है आखा तीज कब आती है, या राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? वैशाख शुक्ल थर्ड को होते हैं, अक्षय तृतीया को होते हैं। करणी माता के आशीर्वाद से इन्होंने क्या किया? बीकानेर नगर की स्थापना की और बीकानेर नगर को अपनी क्या बना लिया गया? राजधानी बना लिया गया। बीकानेर नगर की स्थापना के साथ साथ ही इन्होंने बीकानेर दुर्ग या जूनागढ़ दुर्ग की क्या रखी? नींव रखी। ध्यान रखना, निर्माण कार्य बाद में पूर्ण हुआ, यहां नींव रखी गई ओनली। ठीक है, तो इस प्रकार से शासक हुए कौन? राव बीका। ठीक है, राव बीका के बाद फिर शासक बने। नेक्स्ट अगले शासक की बात करता हूं, वो है राव लूणकर्ण। कौन है? अगले शासक हैं राव लूणकर्ण। देखो राव लूणकर्ण जो है इनका शासनकाल है 1504 से 1526। ठीक है, देखो राव लूणकर्ण के बारे में एक एक करके मैं आपसे बात करता हूं। सबसे पहली लाइन, इन्होंने बीकानेर में स्थित लूणकरणसर, बीकानेर में स्थित लूणकरणसर नामक कस्बे को बसाया। आपको देखो पता होगा, मैंने आपको कृषि में पढ़ाया है, लूणकरणसर कस्बा बहुत फेमस है। किसके लिए? मूंगफली के लिए। राजस्थान का राजकोट कहलाता है लूणकरण कस्बा। ठीक है, उस समय मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि लूणकरणसर जो कस्बा है इसे कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसके लिए फेमस है? मूंगफलियों के लिए फेमस है। क्योंकि देश में गुजरात का राजकोट कस्बा मूंगफलियों के लिए फेमस है, ऐसे ही राजस्थान में बीकानेर का लूणकरणसर कस्बा बड़ा फेमस है, इसलिए इसको बोल देते हैं राजस्थान का राजकोट। पहली बात। दूसरा हम करते हैं, बीकानेर में स्थित लूणकरणसर झील, खारे पानी की लूणकरणसर झील का विकास इन्हीं के द्वारा करवाया गया। किसने करवाया? राव लूणकर्ण। तो देखो इनके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि इन्होंने लूणकरणसर कस्बे को बसाया जिसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है।
बीकानेर में स्थित खारे पानी की कौन सी झील, लूणकरणसर झील जो है उसका विकास, क्योंकि खारे पानी की झीलों का निर्माण कार्य संभव नहीं है, विकास किया जाता है इनका, ठीक है, क्योंकि ये सारी नेचुरल होती हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चलो भाई खारे पानी की झील बना रहे हैं, पॉसिबल है क्या, नहीं है, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात, राव लूणकरण जो है अपनी दानशीलता के लिए जाने जाते थे, दानशीलता के लिए प्रसिद्ध, दानशीलता के लिए प्रसिद्ध प्रसिद्ध थे, इसलिए इसे राव ज़ैत्सी द्वारा रचित एक ग्रंथ है, रचित ग्रंथ देखो वापस बात करता हूं, दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे बीठू सूजा द्वारा रचित, राव ज़ैत्सी नहीं, बीठू सूजा द्वारा रचित ग्रंथ, बीठू सूजा द्वारा रचित ग्रंथ राव ज़ैत्सीरो छंद, राव ज़ैत्सीरो छंद में कलयुग का कर्ण कहा गया, कलयुग का कर्ण कहा गया, ठीक है भाई, क्या कहा गया, कलयुग का कर्ण कहा गया। तो 3 लाइन हमने देखी किसके बारे में, राव लूणकरण के बारे में। बीकानेर के लूणकरणसर कस्बे को बसाया जिसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। बीकानेर में स्थित खारे पानी की लूणकरणसर झील का क्या कराया, विकास कराया, और दानशीलता के लिए बड़े फेमस थे, इसलिए बीठू सूजा द्वारा रचित ग्रंथ राव ज़ैत्सीरो छंद में इसे कलयुग के कर्ण की क्या दी गई, संज्ञा दी गई। तो देखो इस प्रकार से हमने आपसे बात की है कौन से शासक के बारे में, राव लूणकरण के बारे में। देखो राव लूणकरण के बाद अगले जो शासक हैं या अगले जो शासक बने वो बने राव ज़ैत्सी। कौन बने, राव ज़ैत्सी। देखो एक करके मैं आपसे बात करता हूं, अगले शासक हैं यहां राव ज़ैत्सी। नेक्स्ट अगले शासक हैं राव ज़ैत्सी। देखिए राव ज़ैत्सी जो है इनका शासनकाल हम देखते हैं, इनका शासनकाल है 1526 से 1541, 1526 से 1541। सबसे पहली बात, राव ज़ैत्सी के समय में 1527 ईस्वी में हुए खानवा के युद्ध में इन्होंने अपने पुत्र राव कल्याणमल को राणा सांगा का सहयोग करने हेतु भेजा, राणा सांगा के सहयोग के लिए भेजा, सहयोग हेतु भेजा। देखो आप ध्यान करिए, खानवा का युद्ध हुआ था कब, 1527 ईस्वी में, और उस समय मैंने आपको लिखाया था कि खानवा के युद्ध में राजपुताना के समस्त शासकों ने राणा सांगा के नेतृत्व में क्या किया, युद्ध किया था बाबर से, ठीक है। उस युद्ध में यहां देखो शासक तो राव ज़ैत्सी हैं, लेकिन खुद नहीं गए युद्ध में, अपने पुत्र किसको, राव कल्याणमल को राणा सांगा का सहयोग करने हेतु इस युद्ध में भेज दिया गया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखो हम देखते हैं, एक युद्ध पढ़ते हैं, सेवकी का युद्ध। कौन सा युद्ध, सेवकी का युद्ध। मैंने आपको मारवाड़ के इतिहास में पढ़ाया है, सेवकी का युद्ध कब हुआ, 1529 ईस्वी में हुआ, ठीक है। इस युद्ध में इन्होंने राव गंगाजी राठौड़ का सहयोग किया और नागौर के शासक दौलत खां को पराजित किया। मैं एक लाइन लिख सकता हूं, इस युद्ध में राव ज़ैत्सी के सहयोग से राव गंगाजी राठौड़ कहाँ के शासक थे, जोधपुर के शासक थे। राव गंगाजी राठौड़ ने, मैं लिख देता हूं जोधपुर, ने नागौर के शासक
दौलत खां को पराजित किया। दौलत खां को पराजित किया कौन से युद्ध में? शेवकी के युद्ध में। ठीक है, शेवकी जोधपुर में पड़ता है। ये युद्ध मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं जब हमने गंगाजी राठौड़ पढ़ाया था। उसके बाद देखो अगला जो युद्ध है वो है भटनेर का युद्ध। कौन सा युद्ध? भटनेर का युद्ध। यह युद्ध हुआ 1534 ईस्वी में। चूंकि हम जानते हैं खानवा के युद्ध के पश्चात कौन जीते? बाबर जीते। बाबर के पुत्र थे कामरान। कौन थे? कामरान। मैं लिख सकता हूं इस युद्ध में राव जैतसी बाबर के पुत्र कामरान से पराजित हुए। कामरान से पराजित हुए कहने का मतलब यह है कि इस युद्ध में बाबर के पुत्र कामरान ने राव जैतसी को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। कौन सा युद्ध था? भटनेर का युद्ध। और उसके बाद देखो अगला एक और महत्वपूर्ण युद्ध देखो, हम पहले चर्चा भी कर चुके हैं। उस युद्ध को इतिहास में बोलते हैं पहोबा या साहेबा का युद्ध। साहेबा का युद्ध कब हुआ? 1541 ईस्वी में हुआ। पहली बात। ठीक है, देखो मैंने बताया था इस युद्ध के बारे में भी आपको। इस युद्ध में राव जैतसी को, जोधपुर के शासक थे अब राव मालदेव। कौन थे? क्योंकि 1531 ईस्वी में राव मालदेव जो है अपने पिता गंगाजी राठौड़ की हत्या करके मारवाड़ के शासक बन चुके थे। उन्हें मारवाड़ में किस नाम से? प्रथम पितृहंता के नाम से भी जाना ज्यादा है। यहां मैंने यह भी बताया था कि राव मालदेव जो है बहुत ही हसमत वाले बादशाह रहे हैं, शाही ठाट-बाट वाले बादशाह रहे हैं, शक्तिशाली बादशाह रहे हैं, भारत के महान पुरुषार्थी राजकुमार भी उनको इतिहासकारों ने कहा है। लेकिन समस्या पैदा खुद नहीं की। अपने आसपास के जितने भी मेड़ता था, भद्राजून था, इसके अलावा नागौर था, इसके अलावा बीकानेर था, आसपास के जितने भी जो राजा शासन कर रहे थे सभी शासकों को पराजित करके उनका साम्राज्य डायरेक्ट रूप से अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो सारे लोग नाराज थे इससे। ठीक है, यहां क्या हुआ देखो 1541 ईस्वी में हम कहते हैं इस युद्ध में मारवाड़ के शासक राव मालदेव ने राव जैतसी को पराजित कर बीकानेर को अपने साम्राज्य में शामिल किया। बीकानेर को अपने साम्राज्य में शामिल किया। अपने साम्राज्य में शामिल किया। देखो ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में किसकी? राव जैतसी की। 1541 ईस्वी में राव जैतसी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई या हत्या कर दी गई। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं, हमने अगले शासक देखे हैं राव जैतसी। राव जैतसी के बारे में मैंने कहा है 1527 ईस्वी में इन्होंने अपने पुत्र राव कल्याणमल को खानवा के मैदान में राणा सांगा का सहयोग करने हेतु भेजा। पहली बात। सेवकी के युद्ध में इन्होंने मारवाड़ के शासक गंगाजी राठौड़ का सहयोग किया और इस युद्ध में इन्होंने नागौर के शासक दौलत खां को पराजित किया। भटनेर का युद्ध हुआ और भटनेर के युद्ध में बेसिकली राव जैतसी पराजित हो गए थे। किससे? बाबर के पुत्र कामरान से। और पहोबा या साहेबा के युद्ध में मारवाड़ के शासक राव मालदेव ने राव जैतसी को पराजित करके इनका साम्राज्य अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, और माना जाता है कि इस युद्ध के दौरान ही राव जैतसी की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। ठीक है, राव जैतसी के पुत्र कौन है? देखिए राव कल्याणमल। कौन है? राव कल्याणमल। इसी दौरान देखो मैंने मेड़ता अभियान और बताया था आपको, राव मालदेव का मेड़ता अभियान। और मेड़ता अभियान के दौरान मेड़ता के शासक वीरमदेव को पराजित करके मेड़ता को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। किसके द्वारा? राव मालदेव के द्वारा। तो दो लोग थे, राव जैतसी के पुत्र राव कल्याणमल और मेड़ता के कौन थे? मेड़ता के थे वीरमदेव। कौन थे? वीरमदेव। ये दोनों के दोनों कहां पहुंचे? ये दोनों के दोनों समकालीन दिल्ली के बादशाह शेर शाह सूरी के पास पहुंचे
कौन कौन पहुंचे वापस ध्यान कीजिएगा भाई। राव जेतसी की हत्या हो गई है, बीकानेर जो है जोधपुर में शामिल कर लिया गया है। तो राव जेतसी के पुत्र कौन? राव कल्याणमल। मैं नेक्स्ट बात करता हूं किसके बारे में? राव कल्याणमल के बारे में। राव कल्याणमल का शासनकाल 1544 से 1574 लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? 1544 से 1574। 1544 क्यों लिखते हैं? 1541 क्यों नहीं लिखा? 1541 ईस्वी में राव मालदेव ने राव जेतसी की हत्या करके बीकानेर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। अब 1541 से लेकर के 44 तक बीकानेर किसके अधिकार क्षेत्र में रहा? राव मालदेव के अधिकार क्षेत्र में रहा। इधर मैंने कहा राव कल्याणमल और मेड़ता के वीरमदेव, ये दोनों के दोनों नाराज हुए क्योंकि दोनों का साम्राज्य राव मालदेव ने अपने साम्राज्य में मारवाड़ में शामिल कर लिया था। दोनों के दोनों पहुंचे कहां? दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के पास। और शेरशाह सूरी से कहा कि बहुत बड़ा विस्तृत साम्राज्य आपके पास है, लेकिन आपके साम्राज्य में अगर मारवाड़ और शामिल हो जाए, कहना ही क्या। ठीक है, लेकिन शेरशाह सूरी ने कहा कि देखिए इतना बड़ा विस्तृत साम्राज्य है तो फिर वो रेतीला क्षेत्र मुझे प्राप्त करने की क्या जरूरत है। ठीक है, मना किया गया कि मैं वहां जाकर के रेतीले मैदान में युद्ध नहीं लड़ूंगा। लेकिन वीरमदेव और राव कल्याणमल ने कहा कि आपको युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल हमें अनुमति दे दीजिएगा, सारा काम हम संभालेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, आप ध्यान करिएगा, सुमेलगिरी या जेतारण का युद्ध। मैंने आपको पढ़ाया था राव मालदेव के समय में। तो देखो राव कल्याणमल के बारे में पहली लाइन में कहता हूं। सबसे पहले तो 1527, ये वाली लाइन रिपीट कर रहा हूं, देखो मैं 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में भाग लिया। खानवा के युद्ध में भाग लिया, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात हम कह सकते हैं 1544 ईस्वी में 1544 ईस्वी में सुमेलगिरी या जेतारण के युद्ध में, सुमेलगिरी या जेतारण के युद्ध में, जेतारण के युद्ध में दिल्ली के शासक शेर शाह सूरी का सहयोग किया। शेर शाह सूरी का सहयोग किया। और क्यों किया आपको पता होगा। शेरशाह सूरी ने बड़ी मुश्किल से इस युद्ध में मारवाड़ के शासक राव मालदेव के सेनापति जेतार कुंपा को पराजित किया था। ठीक है, बड़ी मुश्किल से। और यहां तक कि शेरशाह सूरी ने इस युद्ध को जीतने के पश्चात कहा था कि अगर मैं इस युद्ध को हार जाता, मतलब मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इतिहास देखो, क्वेश्चन पेपर में पूछा, कोटेशन पूछी जाती है कि शेरशाह सूरी ने किस युद्ध के बारे में कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो वो युद्ध था हमारा कौन सा? सुमेलगिरी या जेतारण का युद्ध। क्योंकि इस युद्ध में बड़ी मुश्किल से हम ये कहें कि बड़ी मुश्किल से जाकर के शेरशाह सूरी ने किसको? राव मालदेव के सेनापति जेतार कुंपा को क्या किया था? पराजित किया था। और जीतने के पश्चात उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, लेकिन देखो यहां शेरशाह सूरी के साथ जो भी हुआ हो, लेकिन राव कल्याणमल जो है उनको अपना क्या प्राप्त हुआ? बीकानेर। 1544 ईस्वी में 1544 ईस्वी के इस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने राव कल्याणमल को बीकानेर का साम्राज्य सौंप दिया। यही चाहिए था भाई इसको। इसी साम्राज्य की प्राप्ति के लिए तो ये कहाँ गया था? दिल्ली गया था। साम्राज्य सौंपा। ठीक है, लेकिन देखो शेरशाह सूरी लंबे समय तक दिल्ली के शासक नहीं रहे। शेरशाह सूरी जो है वापस शेरशाह सूरी के बाद हुमायूं शासक बने। हुमायूं के बाद कौन बने? अकबर शासक बने। अगली लाइन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पढ़ाया था 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन हुआ। क्या हुआ? नागौर दरबार। अकबर का नागौर दरबार का आयोजन हुआ
1570 ईस्वी में। आमेर के राजा भारमल के सहयोग से 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार का आयोजन हुआ और इस नागौर दरबार में 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में राव कल्याणमल बीकानेर के शासक राव कल्याणमल ने स्वेच्छा से उपस्थित होकर मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर की अधीनता स्वीकार की। अब आपसे पूछा जाए कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले आमेर के पहले राजा भारमल थे। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले मेवाड़ के पहले शासक मोटा राजा उदय सिंह थे और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर के पहले शासक राव कल्याणमल थे, जिन्होंने 1570 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर के अकबर की अधीनता क्या की, स्वीकार की। तो देखो 2-3 लाइनें हमने देखी हैं। सबसे पहली लाइन हम देखते हैं 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में भाग लिया। दूसरी लाइन हमने कहा 1544 ईस्वी में सुमेलगिरी या जेतर्ण के युद्ध में दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का सहयोग किया और इस सहयोग के बदले शेरशाह सूरी ने 1544 ईस्वी में इसको क्या बना दिया या क्या दे दिया, बीकानेर का साम्राज्य सौंप दिया। इसलिए देखो इसका शासनकाल लिखा है मैंने 1544 और आगे चलकर 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में स्वेच्छा से उपस्थित हुए, अपनी मर्जी से उपस्थित हुए और उपस्थित होकर के इन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की। एक और शासक थे जैसलमेर के शासक हर्राय भाटी, ये भी स्वेच्छा से इस मुगल दरबार में उपस्थित हुए और मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, तो ये शासक हुए कौन, राव कल्याणमल। देखो अगले शासक राव कल्याणमल के बाद इधर देखो वीरमदेव को क्या मिला, मेड़ता मिला। वीरमदेव को मेड़ता प्राप्त हुआ कौन से युद्ध के पास, सुमेलगिरी या जेतर्ण के युद्ध के पश्चात, और इधर राव कल्याणमल को बीकानेर मिला। देखो राव कल्याणमल के 2 पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था राव राय सिंह। राव कल्याणमल के 2 पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था राव राय सिंह और दूसरे पुत्र का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। क्या नाम था, पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, देखो मुगल बादशाह अकबर की अधीनता तो स्वीकार की, अधीनता स्वीकार करने के साथ साथ इन्होंने अपने दोनों पुत्रों को मुगल बादशाह अकबर की सेवा में भेज दिया। क्लियर, अकबर की सेवा में दोनों पुत्रों को भेज दिया। एक पुत्र था राव राय सिंह और दूसरे पुत्र थे पृथ्वीराज राठौड़। सबसे पहले मैं पृथ्वीराज राठौड़ की बात कर रहा हूं, बाद में बात करूंगा राव राय सिंह। पृथ्वीराज राठौड़ जो है यह पीथल नाम से काव्य रचना करते थे पहली बात। ठीक है, अकबर के दरबारी विद्वानों में शामिल थे। अकबर के दरबारी विद्वानों में शामिल। देखो हम 2 शैली पढ़ते हैं, एक शैली होती है डिंगल शैली। कौन सी शैली, राजस्थानी साहित्य की 2 शैलियां, एक होती है डिंगल शैली और दूसरी होती है पिंगल शैली। डिंगल शैली और पिंगल शैली। एक इतिहासकार हुए इटली के विद्वान एलपी टेसीटोरी। इटली के विद्वान एलपी टेसीटोरी ने इसे डिंगल शैली, डिंगल का हीरो कहा, डिंगल का हेरॉन्स, डिंगल के हेरॉन्स की संज्ञा दी। ठीक है, तो देखो पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में फिर बात करिए। पीथल नाम से काव्य रचना करते थे।
अकबर के दरबारी विद्वानों में शामिल थे। और ये इटली के विद्वान एलपी टेसीटोरी ने इसको क्या कहा, डिंगल के हेरोन्स की संज्ञा दी। देखो आगे मैं बात करता हूं अकबर, मुगल बादशाह अकबर ने, मुगल बादशाह अकबर ने इसकी विद्वता से प्रभावित होकर, विद्वता से प्रभावित होकर इसे गागरोन की जागीर प्रदान की, इसे गागरोन की जागीर प्रदान की। फलस्वरूप इन्होंने गागरोन दुर्ग, गागरोन झालावाड़ में पड़ता है, गागरोन दुर्ग में एक ग्रंथ लिखा, वेली किशन रुक्मणी रिवचनिका, वचनिका नामक ग्रंथ की रचना की, ग्रंथ की रचना की। देखो ये जो ग्रंथ है वेली किशन रुक्मणी रिवचनिका जो ग्रंथ है, ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को कवि दुर्सा आढ़ा, कवि दुर्सा आढ़ा, कौन है दुर्सा आढ़ा, अकबर के दरबारी विद्वान, और वो दरबारी विद्वान जिन्होंने महाराणा प्रताप की मृत्यु की सूचना सबसे पहले अकबर को दी थी। ठीक है, इस ग्रंथ की रचना वेली किशन रुक्मणी रिवचनिका नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ को कवि दुर्सा आढ़ा ने पांचवा वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी। ठीक है, और एक और लास्ट लाइन आपको पता होगा, महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता का मानस बनाया। उस परिस्थिति में पृथ्वीराज राठौड़ वही विद्वान थे जिन्होंने पाथल पीथल नामक कविता लिखकर, चिट्ठी लिखकर महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को जगाया। तो एक लाइन और कह सकते हैं, इन्होंने पाथल पीथल नामक कविता लिखकर, कविता या पत्र या चिट्ठी जो भी है, कविता लिखकर महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को जगाया, महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को जगाया। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर की दृष्टि से यहाँ शासक की मैंने आपसे बात की। शासक तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इनका प्रॉपरली जो हम ये कह सकते, ये कहें कि भाई राजा महाराजाओं के शासन गद्दी से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था। ठीक है, अलग से देखा है मैंने पृथ्वीराज राठौड़ को, क्योंकि यहाँ कल्याणमल के पुत्र हैं दोनों, और इन्होंने मुगल सेवा में चले गए हैं। इसका जो है ज़्यादा इंटरेस्ट जो है किस क्षेत्र में है, विद्वता के क्षेत्र में है। पीथल नाम से काव्य रचना करते हैं, अकबर के दरबारी विद्वानों में शामिल थे। डिंगल शैली के हैरॉन्स, डिंगल के हैरॉन्स के नाम से इनको संज्ञा दी गई, किसके द्वारा, एलपी टेसीटोरी के द्वारा। नेक्स्ट में बात करता हूं, मुगल बादशाह अकबर ने इसकी विद्वता से प्रभावित होकर के इसे गागरोन की जागीर प्रदान की। ठीक है, और गागरोन दुर्ग में ही इन्होंने ग्रंथ लिखा, वेली किशन रुक्मणी रिवचनिका। ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को अकबर के दरबारी विद्वान कवि दुर्सा आढ़ा ने पांचवा वेद और 19वें पुराण की क्या दी, संज्ञा दी। और लास्ट हमने बात की है महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को जगाने के लिए इन्होंने पाथल पीथल नामक कविता या पत्र लिखा, जिससे महाराणा प्रताप का स्वाभिमान जागा
और महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने का जो मानस बनाया था उसका विचार जो है महाराणा प्रताप के द्वारा क्या कर दिया गया, त्याग दिया गया। तो देखो इस प्रकार से हमने बात की है किसके बारे में, पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। नेक्स्ट देखो मैं बात करता हूं, मैंने कहा कि अगले जो शासक हैं, देखो यहां मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा। अभी हमने पढ़ा था राव कल्याणमल, राव कल्याणमल शासक कब बने, 1544 में, और कब तक रहे, 1572। शायद मैंने गलती से इधर 1574 लिख दिया था, ये 1572 तक शासक रहे। ठीक है, 1572 तक क्या रहे, शासक रहे। इनके पुत्र राव राय सिंह जो हैं, इनके पुत्र राव राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ मुगल सेवा में चले गए थे। पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। अगले इनकी मृत्यु के बाद नेक्स्ट में देखता हूं अगले शासक बने राव राय सिंह। राव राय सिंह का शासनकाल जो है 1574 से लेकर के 1612 है। अब फिर आप कहेंगे कि 1572 से 74 के बीच में कौन रहा। 1572 से 74 के बीच बीकानेर का जो प्रशासन है या बीकानेर का जो शासन है वो प्रत्यक्षते इसके पास नहीं था। ठीक है, वो मुगल शासक के अधिकार में था, मुगलों के द्वारा सीधा शासन चलाया जा रहा था। ठीक है, आगे चलकर 1574 ईस्वी में राव राय सिंह को अकबर के द्वारा बीकानेर का शासक स्वीकार करके इसको शासक बनाया। ठीक है, और महाराजाधिराज की उपाधि भी प्रदान की। तो देखो अब मैं 2-3 लाइन इसके बारे में देखता हूं। सबसे पहले पहली लाइन 1572 ईस्वी, आप ध्यान करिए, नागौर दरबार। अकबर के नागौर दरबार में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन आए, लेकिन बिना अनुमति लिए ही वापस चले गए। इस बात से अकबर बड़े नाराज हुए कि भाई आए और फिर बिना अनुमति लिए चले गए। अकबर ने नाराज होकर, इस समय देखो मारवाड़, मैं जब 1572 की बात कर रहा हूं तो इस समय मारवाड़ जो है, जोधपुर जो है, वहां के शासक राव चंद्रसेन है। राव चंद्रसेन, वही राव चंद्रसेन जिनको भूला बिसरा राजकुमार बोलते हैं। राव चंद्रसेन इधर उधर भटकता फिर रहा है। राव चंद्रसेन का जोधपुर जो है उस पर अकबर ने अपना अधिकार कर लिया है। ठीक है, और मैंने कहा कि चंद्रसेन नागौर दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन बिना अधीनता स्वीकार करके वापस चले गए। अकबर नाराज हो गए। ठीक है, अकबर ने नाराज होकर 1572 ईस्वी में अकबर ने राव चंद्रसेन कहां के शासक थे, मारवाड़ के शासक थे या जोधपुर के शासक थे। राव चंद्रसेन से नाराज होकर राव राय सिंह को मारवाड़ का प्रशासक नियुक्त किया। बीकानेर नहीं दिया अभी इसको, अभी पहले क्या किया, मारवाड़ का प्रशासक क्या किया, नियुक्त किया। ठीक है, शासक नहीं प्रशासक, प्रशासन को संभालने वाला, क्योंकि राव चंद्रसेन तो इधर उधर छुपते फिरते घूम रहे हैं। ठीक है, मतलब अपने मूल साम्राज्य में नहीं, अकबर से संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो अकबर ने नाराज होकर के 1572 ईस्वी में अकबर ने, क्वेश्चन पेपर में सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि नागौर दरबार के पश्चात अकबर ने नाराज होकर के मारवाड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया, राव राय सिंह को नियुक्त किया। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूं 1574 ईस्वी में अकबर ने, मुगल बादशाह अकबर ने राव राय सिंह को महाराजाधिराज की उपाधि देकर बीकानेर का शासक स्वीकार किया, शासक बनाया। तो 1574 ईस्वी में क्या कर गए भाई, ये बीकानेर के शासक बन गए। समझ में आया भाई, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, देखो राव राय सिंह जो है,
राव राय सिंह जो है मुगल शासक अकबर की कुंवर मान सिंह के बाद सर्वाधिक सेवा करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कुंवर मान सिंह के पश्चात मुगल बादशाह अकबर के साम्राज्य को सुदृढ़ करने वाले सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन थे, वो कौन थे? राव राय सिंह थे। तो इनके बारे में एक लाइन और कह सकता हूं, यह है आमेर के कुंवर मान सिंह के पश्चात, आमेर के कुंवर मान सिंह के पश्चात अकबर के साम्राज्य को सुदृढ़ करने वाले राजपुताना के दूसरे महत्वपूर्ण शासक थे, दूसरे महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट मैं बात करता हूं निर्माण कार्य। सबसे पहला निर्माण कार्य तो बीकानेर दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवाया। देखो नींव किसके समय में रखी गई? नींव रखी गई राव बीका के समय में और पूर्ण कराया गया राव राय सिंह के द्वारा। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि बीकानेर दुर्ग का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया, तो हम कह सकते हैं किसने करवाया? राव राय सिंह ने कराया, पहला निर्माण कार्य। नेक्स्ट हम देखते हैं बीकानेर दुर्ग के दरवाजे पर जैमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया, ध्यान करिए 1567-68 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध इन दोनों ने संघर्ष किया था। सिसोदिया की मूर्तियां स्थापित करवाई। अकबर ने भी इनकी मूर्तियां स्थापित कराई थी, ध्यान करिए, आगरा के किले के दरवाजे पर। ठीक है, और इन्होंने बीकानेर दुर्ग के दरवाजे पर स्थापित कराई, क्योंकि इनकी वीरता से काफी अकबर भी काफी प्रभावित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति एवं राय प्रशस्ति बोल सकते हैं, एवं मंदिर का निर्माण। ठीक है, देखो इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद, नेक्स्ट मैं बात करता हूं इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद ने इससे क्या कहा? इससे देखो, उसको तो कलयुग की करणी की संज्ञा दी गई थी राव लूणकरण को। राव जैतसिरो छंद, बीठू सोजा द्वारा रचित ग्रंथ राव जैतसिरो छंद में राव लूणकरण को कलयुग की करणी की संज्ञा दी गई थी दानशीलता के कारण। और यहां मैं बात कर रहा हूं इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने राव राय सिंह को राजपुतानी का कर्ण, राजपुतानी के कर्ण की संज्ञा दी। तो राजपुतानी का कर्ण और कलयुग का कर्ण, दोनों बातों को ध्यान रखना है, दोनों पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो इनके दरबारी विद्वान, किनके? राव राय सिंह के दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान का नाम था जयसोम। क्या नाम था? जयसोम। ठीक है, इन्होंने ग्रंथ लिखा करमचंद्र
वंशोत्कीर्तन, करमचंद्र वंशोत्कीर्तन नामक ग्रंथ लिखा। और इस ग्रंथ में मैं एक लाइन लिख देता हूं, इस ग्रंथ में राव राय सिंह को राजेंद्र की संज्ञा दी गई। किसकी? राजाओं के राजा राजेंद्र की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई भाई? राव राय सिंह को राजेंद्र की संज्ञा। किस ग्रंथ में? जयसोम द्वारा रचित ग्रंथ करमचंद्र वंशोत्कीर्तन। ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया कि राव राय सिंह को राजेंद्र की संज्ञा किस ग्रंथ में दी गई? करमचंद्र वंशोत्कीर्तन में दी गई। किसने लिखा? जयसोम ने लिखा। ठीक है। और लास्ट 1612 ईस्वी में, 1612 ईस्वी में बुरहानपुर एमपी में इनकी क्या हो गई? में मृत्यु हो गई। ठीक है। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, राव राय सिंह जो है इन्हें 1572 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वारा मारवाड़ का प्रशासक नियुक्त किया गया। किससे नाराज होकर के? रावचंद्र सेन से नाराज होकर के। दूसरा हमने बात की है 1574 ईस्वी में बेसिकली अकबर ने इन्हें महाराजाधिराज की उपाधि प्रदान करके देकर के बीकानेर का क्या बना दिया? शासक नियुक्त किया। आमेर के राजा कुंवर मानसिंह के बाद मुगल बादशाह अकबर की साम्राज्य को सर्वाधिक सुदृढ़ता प्रदान करने वाले शासक राव राय सिंह थे। निर्माण कार्यों की बात करते हैं तो बीकानेर दुर्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराया, जिसकी नींव राव बीका के द्वारा रखी गई थी। ठीक है। बीकानेर दुर्ग के दरवाजे पर जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियों की क्या करवाई गई? स्थापना कराई गई। जगन्नाथ राय प्रशस्ति और जगन्नाथ राय का मंदिर, राय प्रशस्ति और जगन्नाथ राय का मंदिर जो है उसका निर्माण कराया गया। इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने इसे कहा राजपुताने का कर्ण। और इनके दरबारी विद्वान जयसोम द्वारा करमचंद्र वंशोत्कीर्तन नामक ग्रंथ की रचना की गई, जिसमें इसे राजेंद्र की संज्ञा दी गई या राजेंद्र की उपाधि दी गई। ठीक है। और 1612 ईस्वी में बुरहानपुर में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है। तो इस प्रकार से शासक हुए कौन? राव राय सिंह। राव राय सिंह के बाद अगले शासक बीकानेर के राठौड़ राजवंश में अगले शासक हुए हैं महाराजा कर्ण सिंह। कौन हुए हैं? महाराजा कर्ण सिंह। देखो महाराजा कर्ण सिंह जो है इनके बारे में सबसे पहली बात इन्होंने 1644 ईस्वी में 44 ईस्वी में या 1644 ईस्वी के एक युद्ध लड़ा गया मतीरेकी राड़ नामक युद्ध में मेड़ता के अमर सिंह राठौड़ को पराजित किया। मेड़ता के अमर सिंह राठौड़ को पराजित किया, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात देखो 1658 ईस्वी में आपको ध्यान होगा धर्मत का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? धर्मत का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ? औरंगजेब उनके भाई दारा सिकों के मध्य हुआ। इस युद्ध में जोधपुर के शासक जसवंत सिंह राठौड़ ने दारा सिकों का सहयोग किया था और बीकानेर के शासक महाराजा कर्ण सिंह ने औरंगजेब का सहयोग किया था। देखो जसवंत सिंह राठौड़ पराजित हुए थे और घायल अवस्था में वो जोधपुर गए। उनकी पत्नी उदयपुरी रानी महामाया ने जोधपुर दुर्ग के दरवाजे बंद करवाकर चूड़ियां फिकवाई। वो घटना थी धर्मत का युद्ध। ठीक है। यहां देखो 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में इन्होंने औरंगजेब का सहयोग किया। औरंगजेब का सहयोग किया। फलस्वरूप औरंगजेब ने इसे जांगलधर बादशाह की उपाधि प्रदान की।
प्रदान की। चूँकि जांगल देश, वैसे बीकानेर तो मोस्टली जांगल देश ही बोलते थे, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। जांगल देश में बीकानेर राठौड़ राजवंश की क्या की गई, राव बीका द्वारा स्थापना की गई। ठीक है, तो जांगलधर बादशाह, पेपर में पूछा जाता है बीकानेर रियासत के किस शासक को औरंगजेब द्वारा जांगलधर बादशाह की उपाधि दी गई, तो हम कह सकते हैं वो शासक कौन है, हमारा महाराजा कर्ण सिंह है। क्यों दी गई, क्योंकि इन्होंने धर्मत के युद्ध में किसका सहयोग किया था, औरंगजेब का सहयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, महाराजा कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, दरबारी विद्वान की बात करता हूं। दरबारी विद्वान नाम था गंगा मैथिल। ठीक है, और इन्होंने ग्रंथ लिखा कर्णभूषण। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुए कौन, महाराजा कर्ण सिंह। देखो महाराजा कर्ण सिंह के बाद अगले शासक देखते हैं हम, महाराजा अनूप सिंह। देखो महाराजा अनूप सिंह के बारे में हम कहते हैं इनका काल बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। स्वर्णकाल कहलाता है, पहली बात। दूसरी बात हम करते हैं, इनका काल बीकानेर चित्रशैली का क्या कहलाता है, स्वर्णकाल कहलाता है। देखो इन्होंने 1670 ईस्वी में औरंगजेब के मराठा अभियानों में सहयोग किया। इसलिए औरंगजेब ने इसे माही भरातीव और महाराजा की उपाधि प्रदान की। ठीक है, तो देखो इनके बारे में हम दो बात कहते हैं। इनका जो काल है बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है, पहली लाइन। दूसरी लाइन हम देखते हैं 1670 ईस्वी में इन्होंने औरंगजेब के मराठा अभियानों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, या दक्षिणी भारत के जो अभियान थे औरंगजेब के, उनमें बड़ा सहयोग किया। फलस्वरूप औरंगजेब ने इसको माही बोलते हैं हाथी को, ठीक है, हाथी के समान ताकतवर, ठीक है, माही भराती की उपाधि, और साथ में एक और उपाधि महाराजा और माही भराती की उपाधि प्रदान की। किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। देखो इनके द्वारा रचित ग्रंथ काम प्रबोध, अनूप विवेक, अनुपोदय, ये इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। दरबारी विद्वान, एक दरबारी विद्वान थे भाव भट्ट। दूसरे दरबारी विद्वान हैं मणिराम। भाव भट्ट के द्वारा
संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा गया, संगीत रत्नाकर। और मनीराम जो है इन्होंने ग्रंथ लिखा अनूप विलास, अनूप विलास। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो महाराजा अनूप सिंह हुए। महाराजा अनूप सिंह के द्वारा ग्रंथ लिखे गए काम प्रबोध, अनूप विवेक, अनुपोदय। दरबारी विद्वानों की बात की हमने, भाव भट्ट और मणिराम भाव भट्ट ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखा और मणिराम ने अनूप विलास नामक ग्रंथ की क्या की, रचना की। देखो महाराजा अनूप सिंह के बाद बीकानेर के अगले महत्वपूर्ण शासक हुए महाराजा सूरत सिंह। कौन हुए? अगले शासक हम बात करते हैं महाराजा सूरत सिंह। देखो महाराजा सूरत सिंह के समय बहुत महत्वपूर्ण एक घटना घटित हुई, बात करता हूं। देखिए अगले शासक महाराजा सूरत सिंह। देखो महाराजा सूरत सिंह की अगर मैं आपसे बात करता हूं, इनके समय में 1805 ईस्वी में, या हम ये कहें 1805 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? 1805 ईस्वी में इन्होंने भटनेर क्षेत्र के भाटी शासकों को पराजित कर, भटनेर दुर्ग पर अधिकार किया, भटनेर दुर्ग पर अधिकार किया और इस दुर्ग का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा। बदलकर क्या रखा? हनुमानगढ़ रखा। क्यों रखा भाई? इसलिए रखा क्योंकि ये जो विजय हुई ये मंगलवार के दिन बेसिकली 1805 ईस्वी में महाराजा सूरत सिंह ने भटनेर क्षेत्र के भाटी शासकों को क्या किया था? पराजित किया था। और भटनेर क्षेत्र के भाटी शासकों को पराजित किए जाने के कारण, चूंकि मंगलवार जो है वो हनुमान जी का वार होता है, ठीक है, उस परिस्थिति में मंगलवार के दिन ये विजय हुई, तभी इन्होंने भटनेर दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया? हनुमानगढ़ दुर्ग रखा। ठीक है, उसके बाद देखो अगले शासक की मैं बात करता हूं। अगला जो शासक है, देखो यहां एक लाइन में और कह सकता हूं महाराजा सूरत सिंह के बारे में। 1817-18 ईस्वी में सहायक संधियों के समय बीकानेर के शासक महाराजा सूरत सिंह ही थे। महाराजा सूरत सिंह ही थे जिन्होंने अंग्रेजों से क्या की थी? सहायक संधि की थी। उसके बाद देखो अगले शासक के बारे में मैं बात करता हूं। महाराजा सूरत सिंह के बाद एक और शासक हुए, बस ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है, 5-7 मिनट का और बचा हुआ है। अगले शासक हुए महाराजा रतन सिंह। महाराजा रतन सिंह, देखिए महाराजा रतन सिंह के बारे में एक ही लाइन में आपसे डिस्कस करूंगा। इसके दरबारी विद्वान, महाराजा रतन सिंह के दरबारी विद्वान थे दयाल दास, और इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया दयाल दासरी ख्यात। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है दयाल दास किस शासक के दरबारी विद्वान थे? तो महाराजा रतन सिंह के दरबारी विद्वान थे। और दयाल दासरी ख्यात नामक ग्रंथ का संबंध किन से है? जोधपुर के राठौड़ों से है, बीकानेर के राठौड़ों से है, किशनगढ़ के, इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो महाराजा रतन सिंह के बारे में एक लाइन कहेंगे कि इनके दरबारी विद्वान थे दयाल दास, जिन्होंने दयाल दासरी ख्यात नामक ग्रंथ की क्या की? रचना की। ठीक है, आगे देखो महाराजा रतन सिंह के बाद अगले शासक हुए महाराजा सरदार सिंह। महाराजा सरदार सिंह, महाराजा सरदार सिंह जो है 1857 की क्रांति के समय
1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक थे, बीकानेर के शासक थे। देखो इनके ऊपर एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि कलंक लगा हुआ है। वो क्या है? 1857 की क्रांति में राजपूताना के एक रियासत को अगर हम छोड़ दें, बूंदी रियासत के शासक राव राम सिंह को छोड़ दें, तो राजपूताना के जितने भी शासक थे, समस्त शासकों ने अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया। यहां तक कि जयपुर के शासक के साथ साथ जयपुर की जनता ने भी इस क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग किया। राजपूताना के एकमात्र शासक महाराजा सरदार सिंह, बीकानेर के शासक महाराजा सरदार सिंह राजपूताना के एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने राजपूताना में तो इस संधि को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग किया सो किया, राजपूताना से बाहर हिसार हरियाणा में जाकर भी अंग्रेजों का सहयोग इस क्रांति में दबाने में किया। तो हम ये कह सकते हैं राजपूताना के एकमात्र शासक जिसने 1857 की क्रांति के समय राजपूताना से बाहर जाकर अंग्रेजों का क्या किया? सहयोग किया। ठीक है। दूसरे शासक अलवर के राजा महाराजा विनय सिंह थे। अलवर के राजा महाराजा विनय सिंह जो है, इनकी भी बड़ी इच्छा, प्रबल इच्छा हो रही थी कि भाई मुझे भी अंग्रेजों का सहयोग करना है। ठीक है। और अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए ये कहाँ जा रहे थे? आगरा जा रहे थे। लेकिन यहाँ के जो जनता है, बेसिकली गुर्जर और मेव जाति के जो लोग थे, उन लोगों ने महाराजा विनय सिंह को रोका कि भाई कहाँ जा रहे हो आप अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए, और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम यहाँ पीछे से क्या कर देंगे? विद्रोह कर देंगे। तो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके महाराजा विनय सिंह को आगरा जाने से रोका, अन्यथा दूसरे शासक महाराजा विनय सिंह हो जाते। ठीक है। तो एकमात्र शासक, एक लाइन हम कह सकते हैं इसके बारे में, यह राजपूताना के एकमात्र शासक थे जिन्होंने राजपूताना से बाहर जाकर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया। बाकी डिटेल से हम बात करेंगे, 1857 की क्रांति पुनः पढ़ेंगे। ठीक है। उसमें महाराजा सरदार सिंह के बारे में पुनः बात करेंगे। देखो महाराजा सरदार सिंह के बाद फिर कोई बहुत बड़ा शासक बीकानेर के इतिहास में नहीं होता है। एक शासक हुए हैं महाराजा गंगा सिंह, और उसके बाद लास्ट आज़ादी के समय हुए हैं कौन? महाराजा शार्दुल सिंह। तो गंगा सिंह के बारे में दो लाइनें और देख लेते हैं, उसके बाद ये हमारा बीकानेर रियासत का जो इतिहास है क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले शासक हैं महाराजा गंगा सिंह। नेक्स्ट लिख देता हूं मैं महाराजा गंगा सिंह। देखो महाराजा गंगा सिंह जो है, सबसे पहली बात 1901 में अंग्रेज और चीन के मध्य युद्ध हुआ। अंग्रेज और जिस प्रकार से देखो अंग्रेजों का भारत पर शासन था, उसी प्रकार से अंग्रेजों का चीन पर भी शासन था। ठीक है। अंग्रेज और चीनियों के मध्य युद्ध हुआ। उस संघर्ष में महाराजा गंगा सिंह इतने उतावले हुए अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए कि अपनी ऊंटों की सेना, बेसिकली ऊंटों की सेना हुआ करती थी जिसको गंगा रिसाला बोला जाता था, गंगा रिसाला नामक ऊंटों की सेना को बीकानेर से कहां ले गए? चीन ले गए, और अंग्रेजों का क्या किया? सहयोग किया। 1901 ईस्वी में, कह सकता हूं पहली लाइन, 1901 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह ने कहां जाकर के? चीन जाकर ऊंटों की सेना के माध्यम से अंग्रेजों का सहयोग किया, फलस्वरूप अंग्रेजों ने इसे चीन युद्ध पदक से सम्मानित किया। चीन युद्ध पदक से
सम्मानित किया, पहली लाइन। ठीक है, देखो ऊंटों की सेना को बोलते थे गंगा रिसाला। ये क्वेश्चन भी एक बार पेपर में पूछा गया कि महाराजा गंगा सिंह की ऊंटों की सेना क्या कहलाती थी? गंगा रिसाला। देखो मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों के मध्य प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वर्साई की संधि हुई या पेरिस शांति समझौता हुआ 1919 में। और उस पेरिस शांति समझौते में शामिल होने वाले राजपुताना के एकमात्र शासक, एक नंबर के फ्लेटर थे, चापलूस थे अंग्रेजों के, एक नंबर के। कोई भी प्रोग्राम हो अंग्रेजों का इसके बगैर पूरा नहीं होता था। ठीक है, हम कह सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुई वर्साई की संधि, वर्साई की संधि, इसी को बोलते हैं पेरिस शांति समझौता, पेरिस शांति समझौता। शांति समझौते में शामिल राजपुताना के एकमात्र शासक थे। ठीक है, देखो 1921 ईस्वी में इसे नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। राजा महाराजाओं को एक संगठन बना, उस संगठन का नाम नरेंद्र मंडल रखा गया। नरेंद्र मंडल नाम रखा अलवर के महाराजा जयसिंह ने। ठीक है, और नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष 1921 में इसे नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। देखिए हम पढ़ते हैं राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर। 1927 ईस्वी में इन्होंने राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर गंग नहर का निर्माण करवाया। गंग नहर का निर्माण कराया। और आपको पता होगा इस निर्माण की वजह से ही इसे कहा जाता है आधुनिक भारत का भागीरथ। क्या कहा जाता है? उपनाम पूछा जाता है पेपर में, आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? भारत का भागीरथ के नाम से जाना जाता है महाराजा गंगा सिंह को। देखो गोलमेज सम्मेलन हुए 1931-32। ठीक है, गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले, गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र शासक। बेसिकली 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र शासक कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। इन्होंने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बीकानेर में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। और लास्ट आज़ादी के समय, एकीकरण के समय बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह थे। शार्दुल सिंह कब थे? एकीकरण के समय शासक। बहुत ही अच्छे शासक हुए हैं महाराजा शार्दुल सिंह। इनके पिता जरूर फ्लेटर रहे हैं अंग्रेजों के, लेकिन शार्दुल सिंह बहुत अच्छे शासक रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारूप शार्दुल सिंह के चीफ इंजीनियर कंवर सेन के द्वारा ही बनाया गया, एक सपना था। ठीक है, और वो सारी बातें हम एकीकरण के समय आपसे डिटेल से चर्चा करेंगे। इस प्रकार से देखिए बीकानेर रियासत का इतिहास जो है, या बीकानेर के राठौड़ राजवंश का जो इतिहास है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ राजवंश हमने पूरे कर लिए हैं। आज की वीडियो क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेके आएंगे अगली वीडियो क्लास में। थैंक यू।